हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दोस्तों, इस चैप्टर को हम नोट्स और एनिमेशन की मदद से पढ़ेंगे आने वाली 40 से 50 मिनट के अंदर। तो कृपया कर वीडियो को अंत तक देखिए और अपने इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने कल्पना कर 4 पिक्चर्स बनाई दोस्तों, जिनमें से इस पिक्चर का नाम रखा द पैक्ट बिटवीन नेशन। इस पिक्चर से फ्रेडरिक सोरियो एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री की कल्पना कर रहे हैं। इस पिक में जो ये स्टेचू है, इसका नाम है स्टेचू ऑफ लिबर्टी, जो कि आज़ादी को दर्शा रही है। इस स्टेचू के एक हाथ में है टॉर्च और दूसरे हाथ में है मानव अधिकारों का चार्ट, यानी मैन राइट्स कैरेक्टर। इस मूर्ति के सामने मोनार्की सिस्टम का कचरा डला हुआ है, यानी कि राजा महाराजाओं के कपड़े, मुकुट और कीमती सामान जो कि राजा महाराजाओं का है। इसमें आर्टिस्ट यानी फ्रेडरिक सोरियो ये बताना चाह रहा है कि ये लंबी लाइन में जो लोग आ रहे हैं वो कैसे मोनार्की सिस्टम के कचरे को छोड़ते जा रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसकी कल्पना सोरियो ने इस पेंटिंग में की है। देखिए, अब हम चर्चा करने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, हाउ डिड नेशनलिज्म राइज इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। सेकंड, व्हाट चेंजेस वर सीन। कैसे लोगों को नेशनलिज्म के लिए स्ट्रगल किया। हाउ पीपल स्ट्रगल फॉर नेशनलिज्म। कैसे यूरोप में ये डायनेस्टी रूल खत्म हुआ। हाउ डिड डायनेस्टी रूल एंड इन यूरोप। कैसे नेशन स्टेट स्थितियों में आया। हाउ डिड नेशन स्टेट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। चलिए दोस्तों, चैप्टर शुरू करते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। दोस्तों, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा, क्योंकि 1789 से पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। तब फ्रेंच के ऊपर राजा महाराजाओं का शासन होता था, वो ही रूल करते थे। फ्रेंच के लोगों के पास कोई भी पावर नहीं होती थी। राजा जैसा कहेगा लोग वैसा ही करना पड़ता था। राजा का बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रेंच पॉलिटिकल चेंजेस देखने के मिले। अब क्या क्या चेंजेस देखने को मिले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। पहला चेंज था दोस्तों, देखने को मिला जो पावर मोनार्की के पास थी वो आम आदमी के पास चली गई, यानी पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन सिटीजन्स। दूसरा चेंज ये था दोस्तों कि लोगों ने ओल्ड फ्लैग को हटाकर एक नया फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया जिसमें 3 कलर थे, यानी कि द 3 फ्लैग वाज चूजन फॉर फ्रेंच। तीसरा चेंज ये हुआ दोस्तों, फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, यानी फ्रेंच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। नेक्स्ट चेंज ये हुआ कि फ्रेंच के लोगों ने नया नेशनल एंथम को कंपोज किया और साथ में शपथ भी ली, यानी न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ्स टेकन। फिफ्थ चेंज ये हुआ दोस्तों, कॉमन लोगों ने स्टेट जनरल को इलेक्ट करना शुरू कर दिया और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया, यानी स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। सिक्स चेंज ये था दोस्तों, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी फ्रेंच के लोगों को। मतलब किसी सामान को ट्रांसफ़र करने में जो टैक्सेस पे करने पड़ते थे वो हटा दिया गया, यानी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। सेवन चेंज ये हुआ दोस्तों, ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि ए यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, मतलब सभी के लिए एक जैसा कानून। इसके अलावा जो फ्रेंच आर्मी थी वह नेशनलिज्म की भावना थी। तो दोस्तों, इतने चेंजेस हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। इसके अलावा जो फ्रेंच आर्मी थी उसने क्या किया कि जो नेशनलिज्म की भावना थी और जो अपने नेशन के प्रति प्यार और देशभक्ति की जो भावना थी उसे पूरे यूरोप में फैला दिया। इन्होंने कहा कि अगर हम मोनार्की को हटाकर डेमोक्रेसी ला सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं। ऐसा इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया पूरे यूरोप में। सब कुछ सही चल रहा था, फ्रांस से मोनार्की सिस्टम हट चुका था और डेमोक्रेसी आ चुकी थी। लोग बहुत खुश रह रहे थे। लेकिन 1799 में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जो कि फ्रांस से डेमोक्रेसी हटा देता है और सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है। उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। इस व्यक्ति ने क्या किया, एक
कोड लेकर आया जिसका नाम था सिविल कोड ऑफ 1804। इसे नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। ये बेसिकली कुछ भी नहीं था, बस ये कुछ चेंजेस थे जो कि नेपोलियन ने किए थे डिक्टेटर बनने के बाद। तो क्या क्या किया नेपोलियन ने, देखो। फर्स्ट, इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। पहले क्या होता था, जो फ्रांस में सारे लोग थे उनको इक्वल नहीं माना जाता था। चर्च और नोबल को सुपीरियर माना जाता था, यानी बड़ा माना जाता था। उन्हें वर्थ के बेसिस पर प्रिविलेजेस मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। नेपोलियन ने क्या किया कि सबको इक्वल कर दिया, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर रहेंगे, ना ही कोई सुपीरियर रहेगा ना ही कोई कमज़ोर रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या था दोस्तों, सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। नेपोलियन ने क्या किया, लोगों के राइट टू प्रॉपर्टी दिला दी, यानी कि किसी के पास पैसा है तो वह प्रॉपर्टी खरीद सकता है और वह प्रॉपर्टी उसी की रहेगी, कोई उससे छीन नहीं सकता। थर्ड पॉइंट क्या था, अबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। पहले क्या होता था, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे उन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स भी कहते थे। वो क्या करते थे, पीजेंट्स पर काम करवाते थे और सारा प्रॉफिट खुद ले जाते थे। बेचारे जो पेजेंट्स यानी मजदूर होते थे उनका कोई फ़ायदा ही नहीं होता था। तो नेपोलियन ने इस फेडरल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। फोर्थ पॉइंट क्या किया नेपोलियन ने, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिया था दोस्तों, जिसकी वजह से फ्रांस में डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। फिफ्थ पॉइंट क्या था, देखो दोस्तों, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स एंड कॉमन करेंसी, मतलब वजन और माप को स्टैंडर्डाइज कर दिया। इसके अलावा जो अलग अलग करेंसी चलती थी फ्रेंच में उसको हटाकर एक करेंसी में बदल दिया। सिक्स पॉइंट क्या था, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। नेपोलियन ने क्या किया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ मर्चेंट्स फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। तो गाइस इतने सारे चेंजेस हुए नेपोलियन ने किए, पर ये जो चेंजेस नेपोलियन ने किए ये लोगों को इतने पसंद आए कि नेपोलियन को मसीहा मानने लगे फ्रेंच के लोगों ने। तो फ्रेंच तो छोड़ो, फ्रेंच के जो आसपास के देश थे वे खुद इसकी आर्मी का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि नेपोलियन ही हमें इस मोनार्की सिस्टम से आज़ाद करा सकता है। ऐसा उनको इसलिए लग रहा था क्योंकि नेपोलियन जहाँ कहीं भी जाता था वहाँ का मोनार्की ख़त्म कर देता था। लेकिन उनको क्या पता था कि जिस नेपोलियन को वो अपना मसीहा समझ रहे हैं वह एक विलन था। ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से लोगों ने नेपोलियन को नफरत करना शुरू कर दिया, यानी ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन कोड क्या थे। पहला ड्रॉबैक था, नेपोलियन ने लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी थी, यानी लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। दूसरा कारण था, टैक्स बढ़ा दिया था, यानी इंक्रीज टैक्सेशन। तीसरा कारण था, लोगों के ऊपर सेंसरशिप लगा दी। और चौथा कारण था, जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करने लगा, यानी फोर्स्ड कंसिपरेशन इनटू द फ्रेंच आर्मी। वह ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि वह पूरे यूरोप को कॉन्कर कर रहा था, इसलिए उसे ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत थी। इसलिए उसने ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करने लगा ताकि उसे आर्मी इंक्रीज हो सके। ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। यही मेजर कारण थे जिसकी वजह से लोगों ने नेपोलियन को नफरत करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इन मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट इनसाइड यूरोप, यानी कि 18th सेंचुरी में यूरोप के अंदर कोई नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का मतलब होता है दोस्तों कोई भी ऐसी कंट्री जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी को फॉलो करते हों। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पर जितनी भी कंट्री हैं सारी नेशन स्टेट हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अगर हम मिड 18th सेंचुरी के मैप में को देखें, कोई भी नेशन स्टेट देखने को नहीं मिलेगा। उस टाइम पर बड़े बड़े साम्राज्य देखने को मिलते थे जिसके ऊपर राजा महाराजा रूल करते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हब्सबर्ग एम्पायर की, तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे जिनके आइडिया, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज वे सब कुछ अलग अलग थे। अब सोचने की बात यह है कि अगर इनमें इतनी डाइवर्सिटी थी तो क्या कभी इनके मन में आएगा कि हम एक नेशन स्टेट बनाना चाहिए जिसमें सबकी कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन कल्चर सब कुछ सेम हो? आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं आएगा, लेकिन नेशन स्टेट का आइडिया इनके पास आता है। तो वह कैसे आता है, चलिए जानते हैं। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडल क्लास। गाइज उस समय यूरोप में दो तरह के लोग रहते थे, एक एरिस्टोक्रेट्स
और दूसरे पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स वो लोग थे जिनको सोसाइटी में रईस माना जाता था, यानी वेल्थी पीपल ऑफ सोसाइटी। मतलब इन लोगों को अमीर लोगों में गिना जाता था। इनके पास ज़मीनें भी थी, बड़े बड़े टाउन हाउसेस थे। ये लोग माइनॉरिटी में थे, यानी इनकी संख्या कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास पावर बहुत थी। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा था। ये लोग अपने आपस की फैमिलीज में शादी करते थे, यानी फैमिलीज कनेक्टेड बाय मैरिज टाइज। और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, यानी दे स्पोक फ्रेंच, क्योंकि इनका मानना था कि फ्रेंच लैंग्वेज रईसों वाली लैंग्वेज है और इनका रहने का तरीका सबका सेम था, यानी यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे टू लाइफ। मतलब एक जैसा ही लाइफस्टाइल जीते थे दोस्तों। वहीं जो पीजेंट्स थे वे गरीब थे, यानी पुअर पीपल ऑफ सोसाइटी। इनके पास अपनी खुद की जमीनें नहीं थी, डिड नॉट हैव मच लैंड एंड सम वर इवन लैंडलेस। ये लोग एरिस्टोक्रेट्स की जमीनों पर काम करते थे और इनकी देखभाल करते थे। ये मेजोरिटी में थे, यानी इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास पावर कम थी, यानी दे वर नॉट पावरफुल बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ मनी, यानी पैसे की कमी की वजह से पावरफुल नहीं थे। अगर एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स के बीच का डिफरेंस आ जाए दोस्तों, तो क्या आप एग्जाम में कर पाओगे? तो आप बोलोगे यस सर, बहुत ही आसानी तरीके से है, हमने इसको समझ लिया है। अब क्या होता है दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, जिसकी वजह से नई वर्किंग क्लास उभर के आती है, जिसका नाम था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में वो लोग आते थे जो ना ही ज़्यादा गरीब थे और ना ही ज़्यादा अमीर थे, यानी दे वर नाइदर वेरी पुअर नॉर वेरी रिच। मिडिल क्लास के लोग एजुकेटेड थे, एग्जाम्पल बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स, ये सब मिडिल क्लास में आते थे। ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन्हीं के मन में आइडिया आया। एक तो आइडिया आया नेशन यूनिटी का, यानी सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सेम लैंग्वेज वाले लोग एक साथ रहेंगे। और दूसरा आइडिया आया लिबरल नेशनलिज्म। ये आइडिया क्या कहता था, इसके लिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया क्या कहता था कि जो एरिस्टोक्रेसी रूल का एंड होना चाहिए, यानी एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल। और दूसरा आइडिया कहता है कि जो गवर्नमेंट बने वो जनता के हिसाब से बने, यानी गवर्नमेंट विद पीपल्स एग्रीमेंट। तीसरा आइडिया, हर एक नागरिक के पास आज़ादी होनी चाहिए, यानी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। और फोर्थ आइडिया क्या था, कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। जो चर्च के लोग होते थे उनको जन्म से ही प्रिविलेजेस मिलते थे, जो कि गलत था। उन प्रिविलेजर्स को खत्म कर देना चाहिए, यानी एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस। नेक्स्ट आइडिया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट काम करे, और गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो इन सब आइडिया के लिए जो मिडिल क्लास के लोग थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी। अब वो प्रॉब्लम क्या थी, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो वुमेन्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये भले ही वोटिंग राइट्स की मांग कर रहे थे, केवल मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए नहीं कर रहे थे। और वो भी ऐसे मेंस के लिए कर रहे थे जिनके पास प्रॉपर्टी हो। अब आप ही सोचो, जिन लोगों को छोड़ा जाएगा वो क्या करेंगे, वो तो प्रोटेस्ट ही करेंगे ना दोस्तों। इसलिए जो मेंस विदाउट प्रॉपर्टी थे, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, और जो वुमेन्स थी, वह यूरोप में अलग अलग जगह जाकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इन सब के अलावा एक प्रॉब्लम और चल रही थी यूरोप में। वह प्रॉब्लम थी कि जो ट्रेडर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था दोस्तों, तब जाकर ट्रेडर्स ट्रेड कर पाते थे। जब ट्रेडर्स हमबर्ग से न्यूरमबर्ग जाते थे व्यापार करना के लिए, तो उन्हें 11 जगह पर टैक्स पे करना पड़ता था, वो भी 5-5% के हिसाब से। अगर इतना टैक्स ट्रेडर्स पे करेंगे दोस्तों तो वो कमाएंगे क्या? तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ट्रेडर्स को। इसके साथ साथ में यूरोप में कई प्रकार की करेंसी भी चलती थी, लगभग 30 प्रकार की करेंसी यूरोप में चलती थी, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती थी। तो क्या हुआ, 1834 में कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ, जिसका नाम था जोल्वेरिन। इसको प्रेशिया में स्टार्ट किया था और आगे जाकर इसमें अदर जर्मन स्टेट भी मिल गए थे, यानी स्टार्टेड बाय प्रेशिया एंड मेनी अदर जर्मन स्टेट्स जॉइन लेटर। इसने क्या किया, इसने 3 काम किए। जो पहला काम था उसने वो किया कि ट्रेड बैरियर थे, मतलब जो अलग अलग जगह पर टैक्स देने पड़ रहे थे लोगों को,
उनको हटा दिया, यानी द यूनियन अबोलिश्ड टैक्स बैरियर्स। ठीक है। और जो दूसरा काम किया इसने, जो अलग अलग प्रकार की 30 करेंसी चल रही थी यूरोप के अंदर, उनको घटाकर यानी रिड्यूस कर कर दो तरह की करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा काम किया गया, रेलवे नेटवर्क को प्रमोट किया, जिसमें ट्रेडिंग यानी व्यापार आसानी से हो सके। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो दोस्तों, ए न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। गाइस, मैंने आपको नेपोलियन की स्टोरी सुनाई थी। मैंने बताया था कि नेपोलियन ने 1799 से रूल करना स्टार्ट किया था और उसका रूल 1815 तक चलता है। तो 1815 में ऐसा क्या हुआ कि नेपोलियन का रूल खत्म हो जाता है। तो एक्चुअली में 1815 में होता क्या है कि एक फाइट यानी लड़ाई होती है। एक तरफ नेपोलियन होता है और दूसरी तरफ 4 कंट्रीज होती हैं, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और इस फाइट को बैटल ऑफ वाटरलू बोला जाता है। तो इस फाइट का रिजल्ट क्या होता है, जो नेपोलियन होता है वो हार जाता है। नेपोलियन के हारने के बाद जो जीते हुए स्टेट थे ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये कौन थे? ये कंजर्वेटिव लोग थे। ये नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में कोई चेंज हो, इन्हें मोनार्की पसंद थी। ये चाहते थे कि मोनार्की फिर से आ जाए। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये कंजर्वेटिज्म लाते हैं। मतलब नेपोलियन ने जो कुछ भी किया था उसको हटाकर जो पुराना सिस्टम था उसको वापस लाते हैं और वहाँ पर यूरोप में जो भी चेंज हुए थे उनको पहले जैसा कर दिया। जैसे कि मोनार्की सिस्टम को वापस ले आते हैं, यानी मोनार्की रिस्टोर्ड। सेकंड चेंज क्या था, चर्च की पावर को वापस ले आए, यानी चर्च पावर रिस्टोर्ड। सोशल हायरकी को ले आते हैं, मतलब जो अपर क्लास लोअर क्लास का जो सिस्टम चलता था पहले उसको वापस ले आते हैं। नेक्स्ट चेंज क्या था दोस्तों, ऑटोक्रेटिक रूल को वापस ले आते हैं, यानी ऑटोक्रेटिक रूल री इस्टेब्लिश्ड। इन्होंने सेंसरशिप भी लगा दी थी, मतलब कोई इनके खिलाफ कुछ बोल दे, कुछ छाप दे, ना ही कोई इनके खिलाफ कोई आवाज उठा सकता था किसी भी तरह की। इन सब के अलावा चारों स्टेट्स ने एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वेना। यह ट्रीटी 1815 में साइन की गई। इसको होस्ट कर रहे थे ड्यूक मार्टिनेज। तो इस ट्रीटी में ऐसा क्या था और कितने चेंजेस आए थे इस ट्रीटी की वजह से? तो फर्स्ट जो चेंज था दोस्तों वो था बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रेंच। फ्रेंच में जो बर्बन डायनेस्टी चलती थी पहले, जिसे बीच में हटा दिया गया था, उसे फिर से स्टेब्लिश कर दिया। जो सेकंड पॉइंट चेंज हुआ वो था फ्रेंच के चारों तरफ बाउंड्रीज पर स्टेट सेटअप किए गए जिससे फ्रांस का एक्सपेंडेशन ना हो, यानी ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन इन फ्यूचर। थर्ड पॉइंट क्या था दोस्तों, इंपोर्टेंट टेरिटरीज वर गिवन टू प्रशिया। फोर्थ पॉइंट क्या था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को नॉर्थ इटली पर कंट्रोल दे दिया गया, यानी ऑस्ट्रेलिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली। फिफ्थ पॉइंट क्या था दोस्तों, रसिया को पोलैंड दे दिया गया, यानी रसिया गॉट पोलैंड। सिक्स्थ पॉइंट क्या था दोस्तों, नेपोलियन ने कॉन्फेडरेशन बनाई थी 39 स्टेट की, उसको इन्होंने अनटच रहने दिया। बाकी जो सारी चीजें थी नेपोलियन की उनको चेंज कर दिया गया था दोस्तों। अब दूसरा ट्रीटी ऑफ वेना के बाद यूरोप में पूरी तरह से मोनार्की आ चुकी थी और जो कंजर्वेटिव लोग थे और उनके पास पावर आ चुकी थी। तो अगला टॉपिक देखते हैं, द रिवोल्यूशनरीज। तो इस कंजर्वेटिव लॉ में लिबरल नेशनलिज्म लोग खुश नहीं थे, यानी मैनी लिबरल नेशनलिज्म पीपल वर नॉट हैप्पी विद कंजर्वेटिज्म। तो 1815 के बाद जितने भी लिबरल नेशनलिज्म लोग थे वे अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि अब पावर कंजर्वेटिव लोगों के पास पहुंच चुकी थी। तो ये ओपनली तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने सीक्रेट्स ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। ये नहीं चाहते थे कि यूरोप में मोनार्की और ऑटोक्रेटिक रूल रहे, यानी अपोज मोनार्की एंड ऑटोक्रेटिक रूल। इन्हें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए थी, यानी वांटेड फ्रीडम। ऐसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोसिपी माजिनी। इनका जन्म 1807 में गेनियो में हुआ था। ये इटली के एक रिवॉल्यूशनरी थे। ये एक सोसाइटी के मेंबर भी थे जिसका नाम था कार्बोनेरी, और साथ में इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। पहली सोसाइटी का नाम था यंग इटली इन मर्सलीज और दूसरी यंग यूरोप इन बर्नी। तो ये दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, ये इटली के थे।
इसलिए ये चाहते थे कि इटली एक नेशन स्टेट बने। इन्हें देखकर यूरोप पर अलग अलग जगह पर सीक्रेट सोसाइटीज बनना शुरू हो जाती हैं। अब आप खुद ही सोचो, अगर इतनी सीक्रेट सोसाइटीज एक साथ बनेंगी तो क्या होगा? रिवॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1813 से लेकर 1848 का जो दौर है, इसके दौरान यूरोप में बहुत सारे रिवॉल्यूशन होते हैं, इसलिए इस दौर को एज ऑफ रिवॉल्यूशन बोला जाता है। अब पता चला कि 1813 से 1848 के बीच के पीरियड को एज ऑफ रिवॉल्यूशन बोला गया है। इस पीरियड में अगर मेन रिवॉल्यूशन की बात करें तो दोस्तों दो रिवॉल्यूशन थे। एक तो हुआ जुलाई रिवॉल्यूशन और दूसरा था ग्रीक रिवॉल्यूशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जुलाई रिवॉल्यूशन। तो जुलाई रिवॉल्यूशन को दो जगह होता है, पहला फ्रेंच के ऊपर और दूसरा बेल्जियम के ऊपर। तो फ्रेंच में क्या होता है दोस्तों, बर्बन किंग को हटा दिया जाता है। मतलब कंजर्वेटिव लोगों ने बर्बन डायनेस्टी सेटअप की थी, फ्रांस के अंदर उसको हटा दिया जाता है और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की जाती है। मतलब मोनार्की तो रहेगी बट उसमें काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होगा। और लुइस फिलिपी को फ्रांस का हेड बना दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों बेल्जियम की। जो बेल्जियम था वो पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट था। मतलब यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के कंट्रोल में आता था। तो जो बेल्जियम के लोग थे उनको आज़ादी चाहिए थी, वो एक अलग ही नेशन बनाना चाहते थे और इसी कारण से बेल्जियम में रिवॉल्यूशन होता है। और इस रिवॉल्यूशन का रिजल्ट ये आता है कि बेल्जियम को फ्री यानी आज़ाद कर दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। अब हम बात करते हैं दूसरे रिवॉल्यूशन की, जिसका नाम था ग्रीक रिवॉल्यूशन। तो पहले क्या था, जो ग्रीक था वो ओटोमैन का पार्ट था। जो ग्रीक लोग थे वो भी और देशों की तरह फ्रीडम की डिमांड करने लगे। वो भी चाह रहे थे कि हमारा एक नेशन स्टेट हो, मतलब अलग से एक कंट्री हो। तो ऐसी फीलिंग के लिए 1821 में ग्रीक्स के लोग स्ट्रगल करने लग जाते हैं। लेकिन ग्रीक के पास इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि वो अपने आप को आज़ादी दिला सके, तो उन्होंने हेल्प की ज़रूरत थी। तो इसके लिए जो बेस्ट यूरोपियन कंट्री थी वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और साथ में ग्रीक के जो पोइट्स और आर्टिस्ट थे वो भी अपनी पोएम्स और पेंटिंग्स के थ्रू लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग्स जगाने में जुड़े हुए थे। तो इन सब की वजह से फाइनली 1832 को एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और इस ट्रीटी के साइन होने पर ग्रीक आजाद हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन जाता है। तो अगला टॉपिक है दोस्तों द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। तो दोस्तों क्या लगता है कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, मतलब जो देशभक्ति की जो भावना थी, वो लोगों में केवल वार्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से आई थी? नहीं, ऐसा नहीं था। इसके अलावा एक और चीज थी जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में फैल रही थी, वो था कल्चर। इन लोगों को लगा कि हमें कल्चर के थ्रू लोगों में नेशनलिस्ट की फीलिंग्स अराइज करनी चाहिए, लोगों ने इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए अपने नेशन के प्रति। इसलिए स्टार्ट हुआ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है दोस्तों ए कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। मतलब कोई भी ऐसा कल्चर मूवमेंट जिसकी वजह से लोगों में अपने नेशन के प्रति प्यार पैदा हो और हम कह सकते हैं कि लोगों के मन में अपने देश के प्रति सेंटिमेंट्स जागरूक हो। तो ऐसी की इसी को तो रोमांटिसिज्म बोला जाता है। जैसे कई सारे रोमांटिक आर्टिस्ट थे जो रोमांटिसिज्म फैला रहे थे अपने आर्ट्स, पोएट्रीज और सारे स्टोरीज और म्यूजिक की हेल्प से। ऐसे जर्मन फिलोसोफर का नाम था जॉन गॉटफ्रीड। इन्होंने इन्हीं से रिलेटेड अपनी फीलिंग्स शेयर करी। इन्होंने कहा कि आपको पता करना है किसी देश का कल्चर कैसा है तो आपको राजा महाराजाओं के महलों में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि कॉमन लोगों के पास में रहने से पता चलेगा उस देश का कल्चर कैसा है। इन्होंने ये भी कहा जो कल्चर है वही तो आत्मा है नेशन की। मतलब कल्चर इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। अब दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ पोलैंड की, ताकि हम और अच्छे से समझ सकें कि रोमांटिसिज्म क्या है। तो जो पोलैंड था दोस्तों वो रसिया के कंट्रोल में था और जो पोलैंड के लोग थे वो पोलिश भाषा बोलते थे। तो रसिया ने क्या किया, पोलैंड से पोलिश भाषा को हटा दिया और वहां पर जबरदस्ती रसियन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जो पोलैंड के लोग थे उनको इस बात का बहुत बुरा लगा कि उनसे उनकी भाषा छीन ली जा रही थी। तो पोलैंड के कुछ लोगों ने 1831 में रसिया के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। पर हमें एक बात पता है कि रसिया आज भी पावरफुल है दोस्तों, और उस समय पर भी पावरफुल था। और वैसे भी पोलैंड जो था वो रसिया के कंट्रोल में ही आता था। तो हुआ क्या कि पोलैंड को दबा दिया गया। मतलब जो लोग रिवॉल्यूशन
कर रहे थे उनको चुप करा दिया गया, कुछ को जेल में भेज दिया गया और कुछ को साइबेरिया भेज दिया गया ताकि आगे से उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। जो स्टोरी आपने सुनी, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि जो ये लैंग्वेज होती है किसी भी नेशन की, वो भी एक वेपन बन सकती है नेशनलिस्ट का फीलिंग को जगाने के लिए। मतलब जो रशिया अपनी लैंग्वेज पोलैंड के ऊपर थोपना चाहता था, पर पोलैंड के लोग अपनी कल्चरल लैंग्वेज को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। ये जो प्यार था अपने कल्चर लैंग्वेज से और जो प्यार था अपने कल्चर के लिए, इसी को तो रोमांटिसिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1813 के अंदर यूरोप में एक ऐसा दौर आता है जिससे लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है, यानी इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाती है। मतलब ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप वर एक्सपीरियंस्ड इन यूरोप। होता क्या है, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, जिसका कारण था अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। लोगों के पास काम नहीं था करने के लिए, जिसके कारण जो गांव के लोग थे वो शहरों में जाने लग जाते हैं और सोचकर ये जाते हैं कि वहां जाकर उनको काम मिलेगा। लेकिन शहरों में लोगों के जाने से स्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और सिटीज़ की भी कंडीशन खराब होने लगती हैं। अब हुआ क्या, जो सामान था यूरोप में वो भी इंग्लैंड से आने लगा और इंग्लैंड का सामान लोगों के लिए सस्ता पड़ता था क्योंकि ये सामान मशीनों से बनता था, जिससे जो स्मॉल स्किन प्रोड्यूसर्स थे उनको भी लॉस होने लगा। और इसी दौर के दौरान दोस्तों लोगों की फसलें भी खराब हो गई थी, जिससे फूड प्राइजेस बढ़ रहे थे, यानी राइज इन फूड प्राइजेस और बैड हार्वेस्ट लेफ्ट द कंट्री पुअरर। लोगों को खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था और जो अमीर लोग थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उनके पास पैसा था। सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा था जो शहरों में काम की तलाश में आए थे, यानी गरीब लोगों ने। इन 1848 में फ्रेंच की सिटी पेरिस की हालत ऐसी हो जाती है दोस्तों, लोगों को सड़कों पर आ जाते हैं। ये देखकर जो फ्रांस का रूरल था लुइस फिलिपी डर जाता है और वह अपनी पोजीशन छोड़कर भाग जाता है। अब राजा भाग गया तो कोई ना कोई तो कंट्री को चलाने के लिए इसके लिए आएगा। इसके लिए फ्रांस में एक नेशनल असेंबली फॉर्म होती है और नेशनल असेंबली फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देती है। मतलब फ्रांस अब एक नेशन स्टेट बन चुका था। नेशनल असेंबली के आने के बाद कुछ चेंजेस देखने को मिले। बेसिकली 2 चेंजेस मेजर हैं। पहला, सबको वोटिंग राइट्स दिया जाता है, 21 साल से ऊपर वालों को एक्सेप्ट वुमेन्स। दूसरा चेंज था दोस्तों, राइट टू वर्क प्रोवाइड किया जाता है, यानी द राइट टू वर्क वाज गारंटेड। मतलब सबका काम दिया जाएगा। इससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या फ्रांस से धीरे धीरे हटने लगी। 1845 में एक और इंसिडेंट हुआ था जिसको सिलेसिया रिवोल्ट बोला जाता है, क्योंकि ये सिलेसिया में हुआ था। तो हुआ क्या था दोस्तों कि कुछ व्यूअर्स थे, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने इनकी सैलरी को घटा दिया था, जिसकी वजह से व्यूअर्स को गुस्सा आ गया था और कॉन्ट्रैक्ट के घर में तोड़फोड़ मचा दी। कॉन्ट्रैक्टर व्यूअर्स के डर से एक पास के गांव में छिप जाता है, लेकिन गांव वालों ने भी इसे रखने से इनकार कर दिया और वह आर्मी के पास पहुंच जाता है और मदद मांगता है। और जो वीवर्स उनका पीछा कर रहे थे उनकी आर्मी से फाइट हो जाती है, जिसमें 11 वीवर्स मर जाते हैं। यहाँ जो रिवोल्ट था वो अनसक्सेसफुल था। बात यह नहीं है कि सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ, बट बात तो यह है दोस्तों कि उस समय पर रिवॉल्यूशन हो रहे थे, वो भी पूरे यूरोप में। द रिवॉल्यूशन ऑफ द लीबर्स। तो दोस्तों सभी लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे, तो मिडिल क्लास के लोग कैसे शांत बैठ सकते थे? तो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो भी 1848 में रिवॉल्यूशन कर रहे थे। और ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये नेशन स्टेट को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे और साथ में डिमांड कर रहे थे कि पार्लियामेंट प्रिंसिपल्स की पार्लियामेंट प्रिंसिपल्स का मतलब होता है दोस्तों कि लोगों के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। मतलब किसी को भी अपनी एसोसिएशन और पार्टी बनाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की डिमांड कर रहे थे मिडिल क्लास के लोग। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लोग जर्मन रीजन की बात करने वाले हैं, यानी तो जो जर्मन का रीजन था दोस्तों, तो जर्मन रीजन में क्या होता है, जो वहाँ के मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक असेंबली बनाते हैं जिसको ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बोला जाता है, जिसमें ये 831 मेंबर्स को ये इलेक्ट करते हैं। यानी 831 मेंबर्स वर इलेक्टेड फॉर नेशनल असेंबली। वोटिंग के लिए ऑन 18 मई 1848 को ये सारे 831 मेंबर इकट्ठे होते हैं। कहाँ इकट्ठे होते हैं? फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पर,
जो कि जर्मनी में है। वहाँ एक चर्च है संट पुल नाम का, वहाँ इकट्ठे होते हैं। इसी को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोला जाता है, क्योंकि जर्मनी में कोई पार्लियामेंट तो था नहीं, इसलिए इन्होंने चर्च को ही पार्लियामेंट बना दिया था। ये जो 831 मेंबर्स थे, ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं जर्मन नेशन के लिए। परंतु एक प्रॉब्लम आ जाती है, जो 831 मेंबर्स थे इकट्ठे हुए थे, वो सारे मिडिल क्लास के ही लोग थे। तो ये क्या करने लगे, जो वर्कर्स और आर्टिशियंस को इग्नोर करने लगे, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। इसलिए वर्कर्स और आर्टिशियंस ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली। पहले वर्कर्स और आर्टिशियंस इनके सपोर्ट कर रहे थे कि, लेकिन अब नहीं कर रहे थे। इसलिए मिडिल क्लास के लोग कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई कर रहे थे, वो कमजोर पड़ने लग जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग राजा के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लेकर, उस समय पर जो राजा था फ्रेडरिक विलियम फोर, ये पूरे प्रूसिया का राजा था। अब आप लोग कहोगे कि ये प्रूसिया के राजा के पास क्यों गए थे, जर्मनी के राजा के पास क्यों नहीं गए थे? तो एक्चुअली उस टाइम जर्मनी नाम का कोई कंट्री ही नहीं था, बल्कि उस समय पर जर्मन रीजन हुआ करता था। इसलिए ये सारे लोग प्रूसिया के राजा के पास गए थे। तो अब आप सोचकर बताओ कि क्या राजा चाहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आए? तो आंसर होगा नो, जो कि सही है, क्योंकि राजा अपनी पावर को क्यों कम करेगा। इसलिए राजा अपनी आर्मी को बुलवाता है और इन्हें पिटवाता है, और यहाँ पर यह मोमेंट खत्म हो जाता है। यहाँ कमी क्या रही, इन्होंने वर्कर्स और आर्टिशियंस का सपोर्ट नहीं लिया। अगर सपोर्ट लेते तो ये मोमेंट थोड़ा बड़े लेवल पर होता और राजा को प्रेशर में आकर इनकी बात माननी पड़ती। लेकिन कंक्लूजन ये है, वो मोमेंट फेल हो जाता है। लेकिन मोनार्की लोगों को एक बात समझ में आ गई थी कि अब ज़्यादा समय तक इन लिबरल लोगों को संभाल नहीं पाएंगे, कभी ना कभी ये मिडिल क्लास के लोग जीत ही जाएंगे। ऐसा इनको रियलाइज होने लगा। तो ये क्या करने लगे, थोड़ा थोड़ा कंसेशन देने लगे। तो क्या करते हैं, पहला सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को खत्म कर देते हैं। यानी सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड बोथ इन हब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन प्रशिया। और दूसरा ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी जाती है इन 1867। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे कैसे जर्मनी और इटली यूनिफाइड नेशन बनते हैं और कैसे उनका यूनिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जर्मनी को। तो गाइस हमने ये देख लिया था कि जर्मनी के मिडिल क्लास के लोग राजा के पास जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लेकर, बट राजा उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और उन्हें कंप्रेस कर देता है आर्मी की मदद से। और यहाँ पर जो मूवमेंट था वो फेल हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि मिडिल क्लास के लोगों ने आगे कोई मूवमेंट नहीं किया? तो आंसर है किया। कैसे किया देखो, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो जाते हैं क्रूसिया के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास, जिन्हें जंकर्स ऑफ प्रेशिया भी बोला जाता है। उनसे जाकर ये लोग हेल्प मांगते हैं। जो जंकर्स होते हैं वो इनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। जर्मनी की यूनिफिकेशन का अब सारी जिम्मेदारियां प्रेशिया के पास आ चुकी थी। यानी फ्रॉम देन प्रेशिया टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। जो प्रेशिया का चीफ मिनिस्टर था दोस्तों, उसका नाम था ओटोमन बिस्मार्क। तो ओटोमन बिस्मार्क और उसकी मिलिट्री और सारे जंकर्स मिलकर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। द चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क आर्मी एंड जंकर्स वर रेडी टू फाइट। किसके खिलाफ? फ्रेंच। किसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं दोस्तों? फ्रेंच के, ऑस्ट्रेलिया के, डेनमार्क के खिलाफ। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जर्मन स्पीकिंग रीजन था तो उनके कंट्रोल में था। उससे छीनने के लिए लड़ाई करते हैं। ये लड़ाई 7 सालों तक चलती है, यानी 3 वार्स ओवर 7 ईयर्स। और लड़ाई का फाइनल रिजल्ट ये आता है दोस्तों कि जो प्रशिया होता है वह ये लड़ाई जीत जाता है और उसी के साथ ही जर्मनी की यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। यानी जर्मनी एक यूनिफाइड नेशन बन जाता है और फाइनली 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का एक नया राजा बनता है, जिसका नाम था कैसर विलियम फर्स्ट। यानी इन जनवरी 1871 आफ्टर जर्मनी यूनिफिकेशन, कैसर विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पायर। ये जो राजा था ये करेंसी को मॉडिफिकेशन देने लगा, ज़्यादा महत्व देता था, बैंक सिस्टम को इम्प्रूव करने लगा। यानी द न्यू स्टेट प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग करेंसी
बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियरी। अब पढ़ेंगे इटली कैसे यूनिफाइड हुआ दोस्तों। तो देखो 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, यानी इटली डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। ये जो स्टेट्स थे आप देख रहे हैं उसका नाम था सर्डेनिया, पिडमोंट। यह एक मात्र स्टेट था जहां एक ऐसा राजा रूल करता था जो इटली लैंग्वेज बोलता था। एक्चुअली में ये राजा इटलियन प्रिंसेस ही था जिसका नाम था विक्टर इमोनुअल सेकेंड। अब देखो जो इटली का जो नॉर्थ का एरिया था ओस्टेरिया हब्सबर्ग के कंट्रोल में था। इटली के जो सेंटर का एरिया था वो पोप के कंट्रोल में था, और जो साउथ का एरिया था दोस्तों ये बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। अब देखो यूनिफिकेशन कैसे होता है। मैंने आपको एक व्यक्ति की चर्चा की थी जिसका नाम था गुसिपी मज्जीनी। ये भी इटली को यूनिफाइड करना चाहते थे। इनफैक्ट इसके लिए इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली, पर ये फेल हो गए थे। ये इटली को यूनिफाइड नहीं कर पाए। बट 1848 में सर्डिनिया पिडमेंट का जो किंग वेक्टर इमोनियल सेकंड ने यह ठान लेता है कि मैं यूनिफाई करूंगा इटली को। इसके लिए वो अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाता है जिसका नाम था काउंट केवर, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि हमें इटली को यूनिफाइड करना है। इटली को यूनिफाइड की और यहाँ से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। पहला क्या होता है 1859 में काउंट केवर फ्रेंच के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन हब्सबर्ग को हरा देता है, यानी काउंट केवर एंड फ्रेंच आर्मी डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन हब्सबर्ग आर्मी। जो एरिया इन्होंने कैप्चर करके रखा था उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब बारी थी साउथ वाले रीजन की कि साउथ वाले रीजन को कैप्चर करना था, बर्बन किंग से उसको छुटकारा दिलाना था। अब काउंट केवर एक व्यक्ति की हेल्प लेता है जिसका नाम था गुचिबी गरीबल्ड, जिसकी खुद की आर्मी थी जिसमें हजारों स्वयंसेवक थे, यानी कि हजारों संख्या में वॉलेंटियर थे। तो ये सारे लोग मिलकर लड़ाई करते हैं और 1860 में इटली के साउथ वाले पार्ट को स्पेन से आज़ाद करा लेते हैं दोस्तों। अब सिर्फ बीच वाला जो सेंटर था इटली का वो बचा था जो कि पोप के इलाके में था, लेकिन पोप खुद ही डर जाता है और पहले ही छोड़कर भाग जाता है। इस तरीके से इटली यूनिफाइड हो जाता है। और फाइनली 1861 में जो वेक्टर इमोनियल था उसको उन्होंने पूरे इटली का किंग बना दिया जाता है, यानी वेक्टर इमोनियल वाज डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब हमने पढ़ा था कि इटली और जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुए थे दोस्तों। अब बारी आती है कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो गाइस जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ था वो लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस में हुआ था भाई, यानी कि देखें हम द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन टुक प्लेस विद ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। तो दोस्तों जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ था वो ऐसे नहीं हुआ था कि अचानक से वार्स हो गई, रिवोल्यूशंस हो गए। मतलब एक लंबी चौड़ी प्रोसेस रही थी यूनिफिकेशन के लिए। अब गाइज इस मैप में देखो ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है और ये आयरलैंड है। ये स्टेट्स जो आप देख रहे हैं इन सब में अलग अलग आइडेंटिटी वाले लोग रहते थे। जैसे कि स्कॉटलैंड में स्कॉट लोग रहते थे, इंग्लैंड में इंग्लिश लोग रहते थे, वेल्स में वेल्स लोग रहते थे, आयरलैंड में आयरिश लोग रहते थे। और जो वेल्स था वो 1535 से ही इंग्लैंड का पार्ट था। अब क्या होता है जो इंग्लैंड था उसमें 1688 से पहले मोनार्की थी और उसके पास पावर भी थी, लेकिन 1688 के बाद मोनार्की तो रहती है लेकिन मोस्ट ऑफ द पावर इंग्लिश पार्लियामेंट के पास पहुंच जाती है। इन 1688 इंग्लिश पार्लियामेंट साइज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की। अब इंग्लैंड ने सोचा क्यों ना इन आसपास के सारे स्टेट्स को कैप्चर किया जाए और अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड किया जाए। और इंग्लैंड सबसे पहले स्कॉटलैंड पर फोकस करता है, यानी 1707 में द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड विद द एक्ट ऑफ द यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, यानी एक एक्ट को साइन करता है 1707 में। और इस एक्ट ऑफ यूनियन के साइन होते ही इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो जाते हैं और बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इंग्लैंड के लोग बढ़ने लगते हैं। वे धीरे धीरे स्कॉटलैंड के लोगों को निकालना शुरू कर दिया।
वे अपनी भाषा नहीं बोल पाते थे स्कॉटलैंड की, इसलिए वो अपनी आप ही छोड़कर जाने लगे। अपने हिसाब से कुछ भी पहन भी नहीं सकते थे। सिमिलर केस आयरलैंड के साथ हुआ था। आयरलैंड में क्या था दोस्तों, आयरलैंड में दो तरह के लोग रहते थे। एक तो थे कैथोलिक्स, ठीक है, और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स थे दोस्तों, वो मेजोरिटी में थे, और जो प्रोटेस्टेंट थे वो माइनॉरिटी में थे। यानी कैथोलिक्स तो ज़्यादा थे और प्रोटेस्टेंट्स थे वो कम थे। इन दोनों के बीच हमेशा टेंशन बना रहता था, मतलब आपस में लड़ते रहते थे। इसी बात का फ़ायदा उठाता है इंग्लैंड। इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करता है ताकि इंग्लैंड उन पर डोमिनेट कर सके। कैथोलिक्स ने इनका विरोध किया। इनफैक्ट एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वोल्फ टॉन। इन्होंने 1978 में इसके अगेंस्ट रिवोल्ट भी किया था, पर उन्हें दबा दिया गया। फाइनली 1801 में आयरलैंड वाज फोर्सिबली टेकन बाय द ब्रिटिश, और एक नया ब्रिटिश नेशन बना जिसमें ब्रिटिश फ्लैग था, नेशनल एंथम भी उन्हीं लोगों का था, और इंग्लिश लैंग्वेज था। सबको प्रमोट विजुअलाइजिंग द नेशन। 18th एंड 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने सोचा क्यों ना नेशंस को विजुअलाइज किया जाए, मतलब नेशन के रूप दिया जाए। अगर हम बात करें भारत की, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे भारत को, तो भारत माता से। और क्यों किया जाता है, ताकि हम सबको ये फीलिंग हो कि हम सब एक हैं और भारत हमारी माता है, हम सब की माता है। ठीक उसी तरह से जो यूरोप के अलग अलग आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने नेशन को रूप देना स्टार्ट कर दिया। अलग अलग फीमेल्स फिगर्स थे, उनको हम बोलते हैं एलिगोरीज के थ्रू, ताकि लोगों में यूनाइटी बनी रहे। जैसे फ्रेंच की एलिगोरीज मैरिनी, इसी तरह से जर्मनी की एलिगेरीज जर्मेनिया, और इसी तरह से नेशंस को विजुअलाइज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं दोस्तों, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। नेशनलिज्म का मतलब तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि देश के प्रति प्यार और देशभक्ति, यही नेशनलिज्म होता है। तो 19th सेंचुरी के एंड में नेशनलिस्ट की फीलिंग होती है, वो कन्वर्ट होने लगती है धीरे धीरे इम्पेरियलिज्म में। तो आप पूछोगे दोस्तों इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, तो समाजवाद। मतलब बड़ा नेशन छोटे छोटे नेशंस को कैप्चर करने लगता है अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए, इसी को इंपेरियलिज्म बोला जाता है। यानी a large nation begins to occupy small nations to expand its territories and power, this is called imperialism। इसी से रिलेटेड एक केस स्टडी है जो कि बाल्कन्स रीजन की है। तो होता क्या है दोस्तों, बाल्कन्स एक जगह थी यूरोप के अंदर जो कि ओटोमन एम्पायर के नीचे आती थी, यानी इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। द बाल्कन्स वाज ए रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया एक्सेट्रा। इस बाल्कन्स रीजन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते थे, जैसे कि रोमानिया, बल्गेरिया एक्सेट्रा। तो क्या हुआ, ओटोमन एम्पायर था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, जिसके कारण जो बाल्कन्स रीजन के जो स्टेट्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे, मतलब अपनी अलग अलग कंट्रीज बनाने लगे। यानी बट डू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर, one by one Balkans states broke away from its control and declared independence। सारी कंट्रीज आपस में जलती थी। इस वजह से हर कंट्री यही चाह रही थी कि मेरा डोमिनेशन रीजन सबसे बड़ा हो, यानी जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। इसलिए सारी कंट्रीज आपस में लड़ती हैं अपने एरिया को बढ़ाने के लिए। इन सबको देखकर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं दोस्तों, जैसे कि रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड एक्सेट्रा, उनको भी लालच आ जाता है और वो भी इस लड़ाई में भाग ले लेते हैं, और यही कारण बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। यानी दिस लीड टू ए सीरीज ऑफ वार्स एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बाद में चलकर लोगों ने एंटी इम्पेरियल मूवमेंट चलाते हैं, बट कहीं ना कहीं इम्पेरियल की वजह से लोगों में नेशनलिज्म भी जगती है। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो गाइज ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप सब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों अदर चैप्टर्स के एसएसटी के और साइंस के और मैथ्स की कोई भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे। और हमारे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।